हेलो, माय नेम इज़ फातिमा सादरीवाला एंड आई हैव स्कोर्ड 69 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। सर ने कुछ इस तरीके से पढ़ाया और जैसे कि सर बोलते हैं कि चढ़ती शराब से नहीं माहौल से। तो यूट्यूब वीडियो, रिवीजन लेक्चर्स, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ, अमेंडमेंट नोट्स, इन सब से कुछ ऐसे माहौल बना और कुछ ऐसे चढ़ी कि बस आ गया एग्जामिशन। So definitely best faculty for indirect taxes and 100% recommended. Thank you Yashwant Mangal sir for such amazing classes and lectures. हेलो सर, CA अनूप भैया। माहौल सर, आपने तो माहौल बना दिया। IDT में 60 मार्क्स आए मेरे और AIR 48 है। थैंक यू सो मच सर। 10 का क्रेडिट क्यों मिला याद है मेरे को अभी भी। My name is Pranav Salecha. I recently cleared my CA final. I scored 412 marks with an exemption in IDT with 60 marks. I want to really thank you, Yashwant Mangal sir, for the great teaching, for his great teaching style and his valuable contributions in my success. Thank you so much, sir. Mahol. यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आइए कर हर मैदान फतेह, हम ये हर मैदान फतेह करते हैं। सर चैप्टर नंबर 3 वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 15 ने डिफाइन किया वैल्यू को। सर जीएसटी किस अमाउंट पे लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा। सर हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। तो जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वही लिखा है सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 ने कि जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ विच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शेल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट अगर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन, तो वैल्यू शेल बी एक्सेप्टेड। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हुआ है उसी को वैल्यू मानेंगे, पर हाँ वैल्यू जो होगा इट शेल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो सर आइए, ये डायरेक्ट पोर्शन दे रखा है, यहां से मैंने एनालिटिकल व्यू चालू कर रखा है। तो सबसे पहली बात हमने करी क्या, जो आपकी वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई है, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, उसी पे लगेगा जीएसटी। पर मालिक वैल्यू शेल इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट सर सारे टैक्सेस, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है फॉलोइंग शेल बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड सर सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये हटा दीजिए। उसके अलावा कोई भी टैक्स अगर लगाओ, जैसे एक्साइज, वेट, सीएसटी, म्युनिसिपल टैक्सेस या कोई भी सेस, कोई भी लेवी अंडर एनी लॉ अगर उस ट्रांजैक्शन पे लगा है, तो दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू शेल इंक्लूड ऑल सच टैक्सेस और उसके बाद लगेगा जीएसटी। और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर इनकम टैक्स एक्ट का टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड सोर्स अगर आपने पे किया है, तो ऐसे केस में वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है, बिकॉज इट इज नॉट अ लेवी ऑन गुड्स का ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन पे कोई लेवी ऑफ टैक्स नहीं है, लेवी ऑफ ड्यूटी नहीं है, इसलिए टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड सर क्लॉज नंबर बी बोलता है अगर कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज टू इंकर, पर रेसिपिएंट ने ही सप्लायर के बिहाफ पे थर्ड पर्सन को पे कर दिया है, तो सर एक तरह से सर उसने थर्ड पर्सन को पे नहीं किया, हमको ही पे किया। तो एनी एक्सपेंस, एनी पेमेंट विच द रेसिपिएंट हैज मेड टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शन किया एफओआर बेस पे, मतलब आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया कि मेरे को मोबाइल परचेज करना है और मोबाइल मेरे घर पे डिलीवर होना चाहिए। अब घर पे डिलीवरी करने तक का खर्चा आपका था, पर सर सपोज सप्लायर ने आपको बोला कि एक काम करना, ट्रांसपोर्टर को जो पैसा है या शिपिंग कंपनी को जो पैसा है वो डायरेक्टली आप पे कर देना। ऑल्दो एफओआर बेसिस मतलब फ्री ऑन रिसीट, मतलब कस्टमर के गेट तक का खर्चा, कस्टमर के गेट तक का रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप किसका है, सप्लायर का है। पर सर वो रेसिपिएंट जो कस्टमर है वो सप्लायर को केवल वैल्यू ऑफ गुड, सपोज 10,000 का मोबाइल है, 10,000 ही दे रहा है और 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस दे रहा है किसी शिपिंग कंपनी को, ट्रांसपोर्टर को, तो ऐसे केस में वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो expense was supposed to be incurred by the supplier to supply the goods or service or both। तो वो सच एक्सपेंसेस जो रेसिपिएंट ने, कस्टमर ने थर्ड पर्सन को डायरेक्टली पे कर दिया है विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। और इस एग्जांपल में 10,200 विल बी द वैल्यू सप्लाई। एंड सर क्लॉज नंबर सी बोलता है कोई भी एक्सपेंस which the supplier was supposed to incur to supply the goods or service or both, उसको goods और service और both सप्लाई करने के लिए वो एक्सपेंस करना था और उसने इंकर किया भी, पर कस्टमर से उसने रिकवरी किया है सर बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट या किसी भी नाम से। तो सर बिल में अगर अलग से भी लिखा है वी डोंट केयर, वो सब वैल्यू का पार्ट बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। जैसे कमीशन पे टू द एजेंट, पैकिंग चार्जेस, सर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, सर कोई भी एक्सपेंसेस जो एलोकेट हुए उस सप्लाई के लिए, और वो सप्लाई ऐसा था, वो एक्सपेंस ऐसे थे विच द सप्लायर वाज सपोज टू इंकर, और सप्लायर ने इंकर भी किए, पर कस्टमर से बाय व्हाटएवर नेम कोड, जैसे कमीशन पे टू द एजेंट, पैकिंग चार्जेस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस एटसेट्रा विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, उनको भी वैल्यू में इंक्लूड करना रहेगा।
क्लियर? तो सर कुल मिला के कोई भी एक्सपेंस विच द सप्लायर इज सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, और वो उसने इंकर भी किया, पर बाय वॉट एवर नेम कोड, अगर बिल में उसने अलग से चार्ज किया है बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट और बाय वॉट एवर नेम कोड, वो सब वैल्यू में इंक्लूड होगा, टोटल अमाउंट जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे हम लोग भी ऑडिट करने जाते हैं क्लाइंट प्लेस पर, तो सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हमने इंकर किए, हमने ऑडिट फीस चार्ज किया 5 लाख रुपए प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस सपोज 50,000 रुपए, जो एक्चुअल चार्ज वो हमने एक्चुअली बिल में अलग से लिख के कस्टमर से लिया या सेपरेट बिल भी लिख दिया, वी डोंट केयर। इस एग्जांपल में 5,50,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंटायर 5,50,000 पे जीएसटी लगेगा। एक और एग्जांपल, सपोज जो मैंने यहां दे रखा फ्रेट का एग्जांपल, जो लेक्चर में भी मैं आपको देता हूं, एफओआर बेस पे डिलीवरी थी, कस्टमर के गेट तक का ट्रांसपोर्टेशन, सर रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सब सप्लायर का था। अब उसने क्या किया, सर सप्लायर ने ही ट्रांसपोर्टर को या इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट किया है, पर सप्लायर ने क्या किया, बिल में लिखा वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 रुपए और ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांजिट इंश्योरेंस चार्ज, डिलीवरी चार्ज, वॉट एवर नेम कोड, सर उसने 200 रुपए अलग से लिख दिया बिल में, तो भी वैल्यू सप्लाई विल बी 10,200, क्योंकि एफओआर बेस पे डिलीवरी था, कस्टमर के प्लेस तक का एक्सपेंसेस सप्लायर को इंकर करना था, उसने इंकर भी किया, बिल में अलग से लिखा, वी डोंट केयर, वैल्यू का पार्ट बनेगा, एंटायर अमाउंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। चलो इसी एग्जांपल को यूज करके मैं आपको रूल नंबर 33 जो प्योर एजेंट वाला रूल है वो भी यहां बढ़ा देता हूं, जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर में बताया था। सर रूल नंबर 33 बोलता है प्योर एजेंट, मतलब अगर सप्लायर ने कोई एक्सपेंस ऐसा किया है which he was not supposed to incur to supply the goods or service or both, मतलब वो एक्सपेंस उसको इंकर करना जरूरी नहीं था, पर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे वो एक्सपेंस उसने इंकर किया, थर्ड पर्सन को पे किया और फिर कस्टमर से उसने रीइंबर्समेंट लिया उस एक्सपेंस का, तो ऐसे केस में सच एक्सपेंस इज कॉल्ड एक्सपेंस मेड बाय द सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एज अ प्योर एजेंट, तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, वैल्यू से एक्सक्लूड होगा, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, यही ट्रांसपोर्टेशन समझ लीजिए। अगर मान लो मैं कोई मशीन सप्लाई कर रहा हूं आपको, आई एम अ मशीन सप्लायर, आप कस्टमर है और कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो हुआ है वो एक्स वर्क्स बेसिस पे हुआ है, एक्स वर्क्स बेसिस या एक्स फैक्ट्री बेसिस पर, मतलब सर मेरा रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप, सप्लायर बोलता है मेरी फैक्ट्री पे ही ट्रांसफर हो जाएगा, कस्टमर तुम यहां पे आके मशीन ले जाओ, सर वहां डिलीवरी करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। और सर कस्टमर बोलता है साहब मैं वहां पे नहीं आ सकता हूं, आप प्लीज ट्रांसपोर्ट अरेंज करा दो और वो ट्रांसपोर्ट का जो भी चार्जेस होगा वो मैं आपको पे कर दूंगा, तो ऐसे केस में सर सप्लायर ने ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाया और सर उस ट्रांसपोर्टर को बोला कि इसका जो खर्चा है वो कस्टमर पे करेगा, मैं पे नहीं करूंगा, पर हाँ ट्रांसपोर्टर बोलता है साहब मेरे को तो एडवांस में पहले पैसा चाहिए फ्रेट का। अब ऐसे केस में सप्लायर ने रेसिपिएंट से, कस्टमर से पूछा भाई ये भाड़ा पहले मांग रहा है, क्या करने का, बोला आप एक बार पे कर दो मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा, तो ऐसे केस में सपोज 1 लाख की मशीनरी थी, 10,000 रुपए उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज था। अब सर जो ट्रांसपोर्टर था उसने बिल जो लिखा वो कस्टमर के नाम पे बिल होना चाहिए, सप्लायर के नाम का बिल नहीं होना चाहिए। सर उसमें कस्टमर वॉज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट टू दी ट्रांसपोर्टर, पर कस्टमर की रिक्वेस्ट पर सप्लायर ने थर्ड पर्सन को पे किया है, दिस सर्विसेज आर सप्लाइड बाय थर्ड पर्सन, और वो बिल में अलग से इंडिकेट किया और एक्जैक्टली वही अमाउंट लिखा है जो थर्ड पर्सन को पे किया, तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ प्योर एजेंट। और ऐसे केस में जो रीइंबर्समेंट लिया है 10,000 का वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि दिस इज द एक्सपेंस विच इज इंकर्ड बाय द सप्लायर as a pure agent of the recipient, और ये एक्सपेंस वो था which the supplier was not supposed to incur as per the terms of the contract, उसने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे थर्ड पर्सन को पे किया, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर, डन। तो सर फ्रेट कौन पे कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, सर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किया है आपका एक्स फैक्ट्री बेस पे या एफओआर बेस पे, अगर एफओआर बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है तो कस्टमर के गेट तक का रेस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर का है, ऐसे केस में फ्रेट भले ही कस्टमर डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर को पे कर दे या सप्लायर ही पे करे, बिल में अलग से लिख दे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वैल्यू का पार्ट बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। पर यही कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्स फैक्ट्री बेस पे होता तो ऐसे केस में अगर सप्लायर ने ट्रांसपोर्टर को थर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टर को आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट किया होता तो वो वैल्यू से एक्सक्लूड होगा, वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस इंकर्ड एज अ प्योर एजेंट। आई होप दिस क्लासिक एग्जांपल विल हेल्प यू। क्लियर सर, जैसे आपने सर क्लाइंट का ऑडिट किया, अब ऑडिट फीस आपने चार्ज किया, पर सर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे तब उसको 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना था, उसके पास उस टाइम 1 लाख रुपए नहीं थे या किसी कारण से वो पे नहीं कर पा रहा है, आपने कस्टमर ने उस ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया एक बार आप 1 लाख रुपए मेरे बिहाफ पे पे कर दो इनकम टैक्स, मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा साहब, तो इनकम टैक्स से पे हुआ होगा तो उस क्लाइंट के पेन नंबर से पे हुआ है साहब, भले पे करने वाले हम थे, तो दैट इज अगेन कॉल्ड एक्सपेंस इंकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट। और 1 लाख जो इनकम टैक्स पे किया है सप्लायर ने रेसिपिएंट के बिहाफ पे, वो प्योर एजेंट का एक्सपेंस है, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, और ऑडिट फीस ऑफ 5 लाख रुपए है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अगर है तो वो वैल्यू में इंक्लूड होंगे, पर ये इनकम टैक्स जो पे किया क्लाइंट के बिहाफ पे वो एज अ प्योर एजेंट पे किया है, वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, डन। सरकार सर क्लोज नंबर डी बोलता है क्या वैल्यू में इंक्लूड होगा क्या, अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस कोई इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा बाय व्हाटएवर नेम कोड
एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लिया है फॉर डिलेड पेमेंट, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, उसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और उस पर भी जीएसटी चार्ज होगा। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर ने जो इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट जो पे किया है वो इंक्लूडिंग जीएसटी था या वो अमाउंट का के अलावा जीएसटी अलग से पे किया। सपोज 10 लाख वॉज दी बिल का अमाउंट और आपने जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो 20,000 रुपये चार्ज किया, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल दिया कि 20,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया, बस इतना ही लिखा है, और लास्ट में लिख दिया क्या, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो 20,000 वैल्यू का पार्ट बनेगा और उसके अलावा जीएसटी और लिया है कस्टमर से। पर अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला है और क्वेश्चन ने सिंपली ये वर्ड्स यूज किए कि कस्टमर से सप्लायर ने 20,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया है और कुछ नहीं लिया, 20,000 रुपए लिए, तो 20,000 विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर? लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा आप हमेशा। ओके सर, सब्सिडी, अगर आपने जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है कस्टमर को, उस कस्टमर ने जो आपको प्राइस दिया उसके अलावा आपको कोई सब्सिडी भी रिसीव हुआ है and that subsidy was linked to the price, it is directly linked to the price, तो ऐसे केस में वो सब्सिडी will always form part of value supply। and सर ध्यान देना, अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सर सपोज इसका एग्जांपल देता हूं, जहां बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं एग्जाम में, लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है उनको। तो मालिक सपोज मशीनरी का क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी रुपीज 9 लाख। क्लियर? फिर नीचे दे रखा है सब्सिडी गिवन बाय होल्डिंग कंपनी या XYZ, कितना, 1 लाख। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ठीक है, सब्सिडी दे रखा है बाय गिवन बाय एनी पर्सन 1 लाख रुपए का, तो सब, और नीचे लिख दिया है कि द प्राइस गिवन अबाउ इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, ऐसा लिखा है। इट मींस व्हाट, दिस सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस। सेकंड थिंग, ओरिजिनल प्राइस जो था वो कुछ और था, सब्सिडी कंसिडर करने के बाद आपने कस्टमर से 9 लाख लिया, मतलब ओरिजिनल प्राइस था कितना, 10 लाख रुपए का, और सब्सिडी कंसिडर करने के बाद आपने 9 लाख ही लिया, इसलिए जो सब्सिडी आपको रिसीव हुआ है वो ओवर एंड अबाउट द प्राइस रिसीव हुआ है, वो वैल्यू का पार्ट बनेगा, इट इज लिंक्ड विद द प्राइस, एंड सर 10 लाख विल बी द वैल्यू इस एग्जांपल के केस में बेटा। ओके डन। तो सर ये हो गया सब्सिडी वाला खेल, ये हो गया सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 2। आइए सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 बोलता है फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अपने साथ हमको मत जोड़िएगा, हाँ है ना भाई, सर अलग है हम। तो सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बोलता है, दो क्लोज है, क्लोज ए डिस्काउंट, क्लोज बी भी डिस्काउंट है। क्लोज ए है एनी डिस्काउंट विच इज गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, और वो बिल पे रिकॉर्ड किया है तो वैल्यू से एक्सक्लूड होगा, और नेट प्राइस जो होगा वही वैल्यू सप्लाई होगा। पर सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर आपने कस्टमर को दिया है तो सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी वैल्यू से एक्सक्लूड होगा, पर उसी कंडीशन से, फर्स्ट आपने ओरिजिनली जब सप्लाई किया होगा तब पूरी वैल्यू का बिल बनाया होगा, उस पर पूरे पे जीएसटी लगाया होगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया होगा, पर सब्सिक्वेंटली जब आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हो तो इट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट, एंड दैट क्रेडिट नोट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, मतलब उसमें इनवॉइस नंबर लिखे होने चाहिए कि इन इनवॉइसेस का मैंने क्रेडिट नोट दिया। हाँ, मल्टीपल इनवॉइसेस का सिंगल क्रेडिट नोट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर टैक्स इनवॉइस चैप्टर में लिखा है। अब मालिक आपने जो क्रेडिट नोट दिया है इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, प्लस जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है यहां लिखा है कि वो वैल्यू से तभी एक्सक्लूड होगा इफ इट इज प्री डिसाइडेड, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट में ये लिखा होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा, तो जाके वो वैल्यू से एक्सक्लूड होगा, वरना वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा। इसका एक सर्कुलर भी दे रखा है, मैं बताऊंगा आपको बेटा। सेकंड बात, मालिक अगर आपने जब सप्लाई किया था तब पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगाया था, उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कस्टमर ने लिया तो भाई अगर आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देते हो तो सप्लायर के लिए वैल्यू में से वो एक्सक्लूड होगा, तो सप्लायर को जो एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया उसका बेनिफिट उसकी फ्यूचर लायबिलिटी मिल जाएगा या उसको रिफंड मिल जाएगा, तो उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट उस रेसिपिएंट ने भी रिवर्स किया होना चाहिए, तब जाके ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा वैल्यू से, वरना एक्सक्लूड नहीं होगा। मैं बोलता हूं वापस से 3 कंडीशन, फर्स्ट इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट जो इशू किया इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। सेकंड, देयर शुड बी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, सप्लाई के टाइम में पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा। एंड सर थर्ड, जो प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी सप्लायर का कम हुआ उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रेसिपिएंट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके मालिक डन। एंड सर अगर मान लो रेसिपिएंट, अगर मान लो सर ये डिस्काउंट की पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती तो ऐसे केस में प्योरली फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू होगा, वहां कमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू होगा, वहां जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इश्यू नहीं होगा। अकाउंट्स में सर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आपका वैल्यू हो सकता है उस ट्रांजैक्शन का कम हो जाए, पर जीएसटी पर्पस के लिए वैल्यू वो ओरिजिनल जो वैल्यू था वही रहेगा, वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं हो पाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती तो। ओके मालिक डन। अब सर एक सर्कुलर आया था, सिंस जीएसटी के पोर्टल पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जो ये क्रॉस वेरीफाई कर पाए कि रेसिपिएंट जो कस्टमर है उसने प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स किया कि नहीं किया इस क्रेडिट नोट के बेस पर, तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इश्यू करके बोला कि जितने भी रेसिपिएंट्स है
जितने भी रेसिपिएंट से, अब उन्होंने क्रेडिट अगर रिवर्स नहीं किया होगा और सप्लायर अपनी लायबिलिटी कम कर दे तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा ना सर। इसलिए गवर्नमेंट ने सप्लायर्स को बोला कि सर आपको अगर आपका पूरे साल भर का CGST, SGST, IGST और सेस मिलाकर एक्सीडिंग ₹5 लाख अगर होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट, सर आपको एक सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द CA और CMA ये लेना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा। और सर उसमें क्लियरली लिखाना पड़ेगा कि कस्टमर ने क्रेडिट रिवर्स किया है इसलिए मैंने अपना लायबिलिटी कम किया है, ये आपको डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर 5 लाख रुपए या उससे कम का अमाउंट है टैक्स का पूरे साल भर का, तो ऐसे केस में सेल्फ सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। अच्छा, ये तो था सर्कुलर, पर सर ये सर्कुलर एप्लीकेबल है टिल जनवरी 26 ओनली, मतलब मई 26 या उसके बाद अगर आपके एग्जाम से, तो मैं आपको बताता हूं ये सर्कुलर ओमिट हो गया है क्योंकि अभी जीएसटी पोर्टल ने एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है जिसमें एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया है, पोर्टल पे ही एक यूटिलिटी डाल दी है जिसके अंदर आप सप्लायर जब क्रेडिट नोट से अपना लायबिलिटी कम करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा रेसिपिएंट के उधर, और रेसिपिएंट उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेगा तभी जाके सप्लायर की लायबिलिटी कम हो पाएगी। और सर और उस कस्टमर ने अगर उसको एक्सेप्ट किया तो उसकी आईटीसी प्रोपोर्शनेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। तो सर इसलिए सिंस जीएसटी पोर्टल ने मई 26 ऑनवर्ड्स के लिए बात कर रहा हूं आपसे, जीएसटी पोर्टल ने ये यूटिलिटी डेवलप कर दिया है तो अब सीए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम से, तो ये सर्कुलर क्या हो गया है, ओमिट हो गया है, डिलीट हो गया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जीएसटी पोर्टल पे यूटिलिटी आ गई है। पर जनवरी 26 में अगर आपके एग्जाम से, तो सर आपके लिए तो ये सर्कुलर रिलेवेंट है क्योंकि तब तक वो जीएसटी पोर्टल पे यूटिलिटी नहीं आई थी, ओके, और आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। आइए मालिक, सर अब टाइप ऑफ डिस्काउंट के बारे में एक सर्कुलर था, स्टेगर्ड डिस्काउंट मतलब बाय मोर सेव मोर ऑफर। अगर आपने 2 शर्ट परचेज की तो 20% डिस्काउंट, 3 शर्ट परचेज की तो 30% डिस्काउंट, 5 शर्ट परचेज की तो 50% डिस्काउंट। तो सर ऐसे केस में तो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दिया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट वैल्यू से एक्सक्लूड होगा और नेट वैल्यू पे ही जीएसटी पे करने का, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही डिस्काउंट दिया है। अब आ रहा है क्या सर, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ये पीरियोडिक या ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट होता है कि साल भर में अगर आपने मेरे से 10 करोड़ का परचेज किया तो 10% डिस्काउंट, साल भर में 15% का परचेज, 15 करोड़ का परचेज किया तो 15% डिस्काउंट, साल भर में 20 करोड़ का परचेज किया तो इतना डिस्काउंट। तो इस तरह का जब टारगेट बेस्ड डिस्काउंट होता है, टर्नओवर बेस्ड डिस्काउंट होता है, तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशन पूरी करता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ भी पता था कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? तो इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बस आप जब क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे इट शुड बी लिंक विद द इनवॉइसेस एंड जितना आपने लायबिलिटी कम किया उतना प्रोपोर्शनेट रेसिपिएंट ने आईटीसी भी रिवर्स किया होना चाहिए। तो दिस इज अ फिट केस फॉर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्लियर? एंड सर अब आता है क्या सेकेंडरी डिस्काउंट। अगर मान लो सप्लाई हो गया और उसके बाद में कस्टमर को आपने 2 महीने का टाइम दिया पेमेंट के लिए और कस्टमर 10 दिन में आ गया पेमेंट देने के लिए आपके पास और आपने उसको खुश होके 2% डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट, सिंस ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है पर इट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा, तो ये सेकेंडरी डिस्काउंट हो गया, ये वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा। और ऐसे केस में आप प्योरली फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करेंगे या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेंगे विच विल हैव नो इंपैक्ट ऑन जीएसटी लायबिलिटी, ना सप्लायर की लायबिलिटी कम होगी ना रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करने का बेटा। आइए बच्चों, सर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सर ये मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे कि वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करना, क्या क्या एक्सक्लूड करना, ये सारे वो एक्सपेंसेस है। अगर बिल में कस्टमर सप्लायर ने अलग से लिख दिया और कस्टमर से चार्ज किया तो दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड बाय द सप्लायर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, तो वैल्यू में इंक्लूड होगा। जैसे कंसल्टेंसी चार्जेस, डिजाइन ड्राइंग इंजीनियरिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्ज, फ्रेट फ्रॉम सेलर्स प्रीमाइसेस टू बायर्स प्रीमाइसेस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा F4 बेस पे कि एक्स फैक्ट्री बेस पे तो हमेशा उसको F4 बेस पे मानिएगा बेटा, हाँ है ना, और वैल्यू में ऐड करेंगे। सर इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट अगर कस्टमर से लिया है फॉर डिलेड पेमेंट तो ऐड करने का, पर अगर कस्टमर ने इंटरेस्ट नहीं दिया, वेव कर दिया तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में भी लिखा है क्या, इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर सर टाइम ऑफ सप्लाई का पता है जब वो एक्चुअली रिसीव होता है तभी आपका टाइम ऑफ सप्लाई आता है, मतलब वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर इंटरेस्ट बाद में वेव कर दिया आपने कस्टमर से नहीं लिया तो। देन इंस्पेक्शन चार्जेस, लोडिंग वेमेंट चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग, प्रोडक्टिव पैकिंग, एनी अदर एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, वो सब वैल्यू का पार्ट बनेगा। सर या फिर एनी अदर एक्सपेंस जो सप्लायर के बिहाफ पे रेसिपिएंट ने इंकर कर दिया वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। एनी अदर पर्सन अगर सब्सिडी देता है वैल्यू में इंक्लूड करेंगे सर। और सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस वैल्यू में इंक्लूड करते हैं, हमने पढ़ लिया बेटा। डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू से एक्सक्लूड करेंगे, ये मैंने एक समरी फॉर्म में वापस से रिवाइज करा दिया जो मैंने आपको अभी पढ़ाया बेटा। आइए सर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि सर अगर सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर सबसेक्शन 1 जो 15(1) ने बोला है क्या,
बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रेफर करेंगे वैल्यूएशन रूल्स। सबसेक्शन 5 बोलता है गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब कर सकती है और उसके लिए वैल्यूएशन मैकेनिज्म वही फॉलो किया जाएगा जो प्रिस्क्राइब किया, जो हम पढ़ेंगे भी वैल्यूएशन रूल्स के अंदर बेटा। ओके, आइए अब हम पढ़ रहे हैं क्या CGST रूल्स, रूल नंबर 27 से लेकर 35 तक जो वैल्यूएशन के रिगार्डिंग है। आइए रूल नंबर 27 बोलता है क्या, व्हेनेवर एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, मतलब मनी प्लस काइंड में कंसिडरेशन है या प्योरली काइंड में कंसिडरेशन है, तो ऐसे केस में रूल नंबर 27 बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू। अगर आपने काइंड में कंसिडरेशन नहीं लिया होता, किसी और को बेचा होता, तो कितने में बेचा होता गुड्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू। जैसे होता है ना एक्सचेंज ऑफर, मोबाइल फोन का वैल्यू ₹50,000, आप अगर कोई भी पुराना फोन लेके आते हो तो आपको हम 45,000 में गुड्स बेच देंगे। तो इस तरह के जो एक्सचेंज ऑफर होते हैं वो इस रूल के लिए फिट बैठते हैं। वहां पे अगर आपने एक्सचेंज नहीं लिया होता तो कितने में बेचा होता, 50,000, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, मैं जो भी एग्जांपल यहां ले रहा हूं फिगर्स वाले, वहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वैल्यू इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसके अलावा जीएसटी हो रहा है, क्योंकि वैल्यू ऑलवेज एक्सक्लूड जीएसटी वाला अमाउंट बेटा। तो मेरे जो एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला 50,000 तो 50,000 विदाउट जीएसटी बेटा। ओके चलिए, तो सर ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पर अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में सर मनी प्लस काइंड का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर उससे भी वैल्यू नहीं आए तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब तू नहीं तो तू भी चाल से, हाँ है ना भाई। अगर एकदम आइडेंटिकल गुड्स अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर गुड्स भी चाल से, वही वाली बात है बेटा। सर पॉइंट क्या है, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू देखने का, वो नहीं है तो फिर मनी प्लस काइंड का एफएमई देखने का, वो भी नहीं है तो सर सिमिलर गुड्स का वैल्यू, गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। और उससे भी अगर वैल्यू नहीं आता है तो क्लॉज नंबर डी बोलता है रूल नंबर 30 एंड 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर सर, इनसे आंसर नहीं आ रहा तो रूल नंबर 30 बोलता है क्या, सर रूल नंबर 30 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10% है। पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10% और सर्विस सप्लायर हो तो कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस 10% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये था रूल नंबर 30 जो यहां आगे दे रखा है बेटा आपको। हाँ जी क्लियर सर, और अगर उससे भी आंसर नहीं आया तो रूल नंबर 31 बोलता है, पहले 30 फॉलो करने का, 30 से नहीं आया तो 31 बोलता है क्या, रेसिडुअल मेथड, मतलब वहां पर आपको बेस्ट जजमेंट लगाना है कि हैविंग रिगार्ड टू सेम मार्केट कंडीशंस एंड हैविंग रिगार्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेक्शन 15 एंड अबव प्रोविजंस, वैल्यू क्या होना चाहिए, बेस्ट जजमेंट लगा के आप वैल्यू निकालेंगे। और हाँ सर्विसेज के लिए बोल दिया है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आप चाहे तो रूल नंबर 30 फॉलो ना करें, डायरेक्ट 31 पे आ सकते हो, क्योंकि सर्विसेज में कॉस्ट कितनी इंकर हुई वो निकालना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप चाहे तो रूल नंबर 30 फॉलो ना करो, डायरेक्ट 31 पे आ सकते हो सर्विसेज के लिए बेटा। ओके, ये रूल नंबर 30 और 31 भी खत्म होता है। अब आइए बच्चों रूल नंबर 28, व्हेनेवर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर सप्लाइड टू अ रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट, क्योंकि एजेंट के लिए रूल नंबर 29 दे रखा है, गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो सर वहां पे वैल्यू क्या होगा, सर वहां पे रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 1 और सब रूल नंबर 2 दो दे रखे, सब रूल नंबर 1 जनरल रूल है, सब रूल नंबर 2 कॉर्पोरेट गारंटी के लिए दे रखा है। तो सब रूल नंबर 1 बोलता है क्या, ओपन मार्केट वैल्यू, आपने अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई किया तो सर ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा, अगर उसको नहीं सप्लाई किया होता किसी और को सप्लाई किया होता तो किस वैल्यू में सप्लाई किया होता, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू। और उससे वैल्यू नहीं आए तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी अगर किसी और को आपने सप्लाई किया है तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। पर उससे भी अगर वैल्यू नहीं आता है तो सर रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर, 27 में और इसमें क्या फर्क है, गुड्स ऑफ लाइक काइंड यहां पर मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड, वो वाला पॉइंट वहां पे यहाँ पे एक्स्ट्रा था, वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन इन काइंड वाला मैटर है ही नहीं बेटा। यहाँ रिलेटेड पर्सन है, ओपन मार्केट वैल्यू वो नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू, और उससे भी नहीं है तो 30 और 31 इन अ सीक्वेंस शैल बी फॉलोड। पर एक बड़ा ही सुंदर एक यहाँ पे प्रोवाइजो दे रखा है, सर वो पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट और दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, या तो आप ये तीनों फॉलो करो या फिर जो आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है वो उन गुड्स को अगर सेम कंडीशन में आगे रीसेल करता है तो ऐसे केस में सर जब आपने सप्लाई किया था उस टाइम पे उस रिलेटेड पर्सन के यहाँ पे गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू क्या थी, उसका 90% आप ले लेना, दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आप ले सकते हो। अच्छा आप या तो ये फॉलो करेंगे या फिर 90% वाला फॉलो करेंगे, आपकी चॉइस है, जो बेनिफिशियल आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चॉइस है बेटा। पर हाँ एक बहुत सुंदर प्रोवाइजो ऐड किया हुआ है कि अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी,
जो कस्टमर आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर इफ इट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो ऐसे केस में जो बिल पे प्राइस आपने लिख दिया है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, उसी पर हम जीएसटी लगा देंगे। क्योंकि झगड़ा कर भी लोगे, टैक्स एक्स्ट्रा पे भी कर दोगे, तो रेसिपिएंट को पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। क्या फायदा झगड़ा करने का। तो सर इसका कभी कभी क्या क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 14 मार्क के क्वेश्चन में भी पॉइंट आता है। कैसे पॉइंट आता है बच्चों इसका, जैसे आपका एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच है गोवा के अंदर। अब गोवा आप जो डिस्ट्रिक्ट पर्सन है उसको आप गुड्स भेज रहे हो जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए, आपने 1 लाख का बिल बना के सप्लाई कर दिया है, और गोवा ब्रांच क्या करती है, उन गुड्स को आगे रीसेल करती है। अब रीसेल करती है तो मतलब सर रीसेल करेगा तो उस पर जीएसटी लगाएगा, और जीएसटी लगाएगा तो उसको फुल आईटीसी मिलने वाला है। तो ऐसे केस में जो 1 लाख रुपए आपने प्राइस चार्ज किया है वही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, और 1 लाख पे जीएसटी लगा देंगे। 1 लाख ही टर्नओवर का पार्ट बनेगा बच्चों। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आइए सब रूल नंबर 2 बोलता है कॉर्पोरेट गारंटी। अगर रिलेटेड पर्सन ने आपके लिए, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को कॉर्पोरेट गारंटी दी है आपके लिए, और आप दोनों रिलेटेड पर्सन हो, और जो रेसिपिएंट है जिसके लिए गारंटी दी वो अगर इंडिया में लोकेटेड है, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी क्या होगा, तो 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड, 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड पर एनम shall be the value of supply, or actual consideration charge whichever is higher shall be the value। तो सर आपने अमाउंट ऑफ गारंटी दिया 1 CR, 1 CR का 1% कितना हो गया 1 लाख रुपए पर एनम, और एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज whichever is higher shall be the value of supply। पर अगेन अगर रेसिपिएंट जिसके लिए आपने गारंटी दी है वो अगर एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, तो ऐसे केस में अगेन सर जो बिल पे आपने प्राइस चार्ज किया है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, वहां पे ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। सर अब आइए सर्कुलर। मालिक अगर किसी डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है अपनी कंपनी के लिए, कंपनी को लोन चाहिए था, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोला या बैंक ने बोला डायरेक्टर की गारंटी लेके आओ, डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल गारंटी दी, तो सिंस डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पर्सन, तो आपको पता है रिलेटेड पर्सन ने अगर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज दिए अपने रिलेटेड पर्सन को, तो ऐसे केस में ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होता है, तो सप्लाई के स्कोप में तो आएगा, बट व्हाट शैल बी द वैल्यू, तो ऐसे केस में एज पर द नॉर्म्स ऑफ द आरबीआई, as per the mandate issued by the RBI, directors cannot charge any consideration for corporate guarantee given to the bank for his own company। तो ऐसे केस में ओपन मार्केट वैल्यू भी कितना होगा, निल होगा, और यहाँ पे कोई टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी जीरो, निल। ओके, पर्सनल गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर फॉर हिज ओन कंपनी। अब आ रहा है क्या कॉर्पोरेट गारंटी की रिगार्डिंग सर्कुलर। सर मान लो कभी कोई होल्डिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए सर कॉर्पोरेट गारंटी दिया किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को, तो सर ऐसे केस में ऑल्दो दिस ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी एज पर शेड्यूल 1 हमने पढ़ लिया दोनों रिलेटेड पर्सन है, तो ऐसे केस में वैल्यू ऐसे केस में ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। किस वैल्यू पे लगेगा, हम ऑलरेडी रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 पढ़ चुके हैं, 1% एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर, ये यहाँ पे लिखा है बेटा। और अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, निल होगा वैल्यू तो भी चलेगा बेटा, हाँ है ना। अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो एक्चुअल बिल में जो चार्ज किया वो, या वैल्यू नहीं भी चार्ज किया तो वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल। अब ध्यान रखिएगा, अब कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में सपोज सर गारंटी दिया 1 CR का, पर सर जो जिसके लिए हमने गारंटी दिया उस रेसिपिएंट ने लोन लिया ही नहीं या पार्टली अवेल किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना अमाउंट ऑफ गारंटी दिया है उससे फर्क पड़ता है। सपोज 1 CR का गारंटी दिया और लोन जो उसने एक्चुअली लिया है बैंक से वो केवल 20 लाख का ही लिया है, तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1% ऑफ 1 CR हम कैलकुलेट करेंगे। और खास बात सर जो जीएसटी पे किया है उसका रेसिपिएंट को भी क्रेडिट मिलेगा, भले उसने लोन लिया या नहीं लिया उससे फर्क नहीं पड़ता सर, कम लिया ज्यादा लिया कम लिया उससे भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। और जब उसने बिल इश्यू किया है, जब कॉर्पोरेट गारंटी दिया है तभी वैल्यू सप्लाई हो गया है, तभी बिल लिखेगा और रेसिपिएंट को उसी दिन क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन वो लोन अवेल करेगा उस दिन उसको आईटीसी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब बिल लिखा रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। ओके सर, ओके अरे भाई ओके सर, फिर यहां दिया है क्या, अगर एग्जिस्टिंग लोन किसी दूसरे बैंक ने टेक ओवर किया है, तो सर टेक ओवर किया है तो गारंटी थोड़ा नया हुआ है, गारंटी तो जो था वही रहेगा। जैसे आईसीआईसीआई बैंक से आपका लोन चल रहा था, आपने फाइल टेक ओवर करा के एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट करा दी, अब एचडीएफसी बैंक में आपने कोई नई गारंटी नहीं दी है तो वही कॉर्पोरेट गारंटी कंटिन्यू हो रही है, तो ऐसे केस में कोई अलग से वापस से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, अगर मान लो कभी फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी इशू किया है तो ऐसे केस में अब नया कॉर्पोरेट गारंटी हो गया तो नया कॉर्पोरेट गारंटी के लिए अगेन जीएसटी विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी है और डोमेस्टिक कॉर्पोरेट है तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगा सप्लायर, और अगर सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है और रेसिपिएंट जिसने कॉर्पोरेट गारंटी
जिसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी दिया है वो रेसिपिएंट इंडिया का है, इंपोर्ट और सर्विस का केस है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और सर रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और हाँ सर, रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 एप्लीकेबल कब है बेटा? जब रेसिपिएंट जिसके लिए गारंटी दिया है वो अगर इंडिया में लोकेटेड है तो ही रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 एप्लीकेबल है, इसलिए एक्सपोर्ट और सर्विस के केस में अबव प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई। अब आता है क्या कॉर्पोरेट गारंटी फॉर मल्टीपल ईयर्स, तो सर आपको पता है 1% पर एनम, 1% of the amount of guarantee given per annum or actual consideration charge whichever is higher shall be the value of supply। Suppose 3 साल के लिए आपने गारंटी एक साथ दिया है तो 3% of the amount of guarantee given or actual consideration whichever is higher shall be the value of supply। और अगर मान लो कोई कॉर्पोरेट गारंटी आपने 1 ईयर के लिए दिया which is renewed 5 times, तो सर हर साल आप जब रिन्यू कराएंगे तब आपको रेस्पेक्टिव ईयर के लिए आपको कॉर्पोरेट गारंटी का बिल इश्यू करना पड़ेगा और 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन ईच ईयर शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा हाँ है ना भाई? सर अब सुनना बात को ध्यान से, अगर आपने लेस देन 1 ईयर के लिए सपोज 6 मंथ के लिए आपने गारंटी दिया तो सर 0.5% हो गया इस केस में, 0.5% of the amount of guarantee given or actual consideration whichever is higher shall be the value of supply। and sir multiple rated entity ने कॉर्पोरेट गारंटी दी है एक लोन के लिए बेटा, मान लो 4 लोगों ने मिलके सर 4 कंपनी से मिलके एक कंपनी के लिए गारंटी दिया है, तो ऐसे केस में अगर एक्चुअल कंसिडरेशन हायर है, एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज फॉर कॉर्पोरेट गारंटी हायर है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन रेस्पेक्टिव परसेंटेज जो चार्ज किया वही वैल्यू सप्लाई होगा। पर अगर टोटल अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन चारों का मिला के उसका 1% इज हायर देन द एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज इन टोटल, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव एंटिटी ने जो गारंटी अमाउंट दिया है, गारंटी दिया है, उसका रेस्पेक्टिव 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर ईच गारंटर, और वो रेस्पेक्टिव वैल्यू होगा जीएसटी चार्ज करने के लिए। बेटा क्लियर? डन। चलिए सरकार, मजा आया होगा आपको शायद। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपने मान लो आउट ऑफ इंडिया से किसी कंपनी से कॉर्पोरेट गारंटी ली है, इंडिया वाली कंपनी ने बेटा, तो ऐसे केस में अगर इंडियन एंटिटी को फुल आईटीसी मिलता है तो यहां पर सर नो डाउट इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन, तो सर यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगता है, पर सर यहाँ पे अगर फुल आईटीसी मिलता है तो वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, और यहाँ पे रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इशू करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वैल्यू इज डीम्ड टू बी निल। ओके, चलिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया था, शायद समझ में आया बेटा आपको। आइए रूल नंबर 29, सर अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया या एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया और वो ट्रांजेक्शन अगर शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई के स्कोप में आ रहा है तो व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन होता है फिर भी सप्लाई मानते हैं। अब सप्लाई है तो सर वैल्यू क्या होगा, तो सर यहां पे बोल दिया क्या, या तो ओपन मार्केट वैल्यू कि प्रिंसिपल या एजेंट जो भी सप्लायर है उसने किसी और को बेचा होता, कितने बेचा होता, ओपन मार्केट वैल्यू लीजिएगा, या फिर रेसिपिएंट अगर उसको सेम कंडीशन में गुड्स को आगे बेचता है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू उस रेसिपिएंट की यहां क्या चल रही थी जब आपने गुड सप्लाई किया था उसका 90% ले लेना, दैट शैल बी द वैल्यू। ये आपकी चॉइस है, ऑप्शन है, जो भी बेनिफिशियल ऑप्शन है वो लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। या तो ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी एट द रेसिपिएंट प्लेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय द सप्लायर। हाँ है ना भाई? सर हम जो बेनिफिशियल होगा वो ऑप्शन लेंगे, और अगर इनसे वैल्यू नहीं आए तो ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रूल नंबर 30 और 31 इन अ सीक्वेंस। क्लियर? जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। आइए सर, रूल नंबर 30 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 31 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 31A काम का रूल है बेटा आपके लिए सर, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग बेटा। हाँ है ना भाई? लॉटरी के केस में वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लॉटरी टिकट जो आपने लिया है उस प्राइस को हम इंक्लूडिंग जीएसटी मानते हैं, तो सर यहां पर ध्यान रखिएगा वैल्यू क्या होगा, जो लॉटरी का फेस वैल्यू ऑफ द टिकट है, फेस वैल्यू लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 128 इंटू 100, या फिर जो प्राइस नोटिफाई किया स्टेट गवर्नमेंट ने इन देयर ऑफिशियल गैजेट वो डिवाइड बाय 128 इंटू 100, जो भी प्राइस आएगा विच एवर इज हायर शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सर जो फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट है डिवाइड बाय 128 इंटू 100, या फिर प्राइस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन देयर ऑफिशियल गैजेट डिवाइड बाय 128 इंटू 100 विच एवर इज हायर शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और हाँ, अगर आपके एग्जाम्स मई 26 एंड ऑनवर्ड्स है तो यहां ध्यान रखिएगा 128 की जगह कितना हो गया है, 140 हो गया, क्योंकि लॉटरी टिकट पर रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया है, 40% हो गया, आपको पता है बेटा। और हाँ सर, बैटिंग गैम्बलिंग के केस में या हॉर्स रेसिंग के केस में तो आपको पता है जो बैट वैल्यू आपने लगाया है वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है, वो इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं होता है बेटा। ओके डन। तो सर जो आपने फेस वैल्यू ऑफ बैट दिया है या अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजर वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है, उसका 100% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे जीएसटी लगेगा ओवर एंड अबाउट दैट प्राइस। ओके सर, अब और भी काम के रूल बेटा आपके लिए सर, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, आपने सर
जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और महाराज पहुंच गए वहां पे, और आपने वहां पे गेम खेला, उसके लिए कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया पहले, तो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया गेम खेलने के लिए वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उस पर 40% टैक्स लगेगा, और अगर जनवरी 26 में जनवरी 26 एग्जाम से तो 28% टैक्स लगेगा। ओके सर, अमाउंट डिपॉजिटेड वही क्या हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मान लो आपने गेम खेला सर, 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, गेम बहुत सारे खेले, 1-2 गेम जीत गए, 2-3 गेम हार गए, जिंदगी बर्बाद हो गया, 20,000 रुपए बचे, आपने बोला सर 20,000 विड्रॉ करके अब चलो भाई घर पे 80,000 लग गए। तो ऐसे केस में जब 20,000 रुपए आप विड्रॉ करेंगे तो जो जीएसटी 1 लाख पे आप डिपॉजिट कर चुके हो, अब उसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे सर, उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, नो रिफंड शेल बी ग्रांटेड टू दी एसएससी बेटा। हाँ है ना भाई, तो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो वैल्यू सप्लाई हो गया, बात खत्म। अच्छा, अब मान लो आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला और 1 लाख का जुआ आपने खेला और उसमें आप जीत गए, 5 लाख रुपए हो गए। अब सर देश कौन सा अपना, इंडिया। आपने अगर 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख रुपए जो आपने पे किया था उस पर जीएसटी लग गया बेटा। सेकंड बात, अगर वो 5 लाख रुपए आपने भाई चस्का है तो भाई जीत गए, हमारी किस्मत ऐसा लगता है बहुत शानदार है, हम उस 5 लाख का और गेम खेल लिया, तो सर आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का गेम खेला, 4 लाख रुपए जीत गए, 5 लाख हो गए आपका बैलेंस। तो ऐसे केस में जब आप वापस से उस अमाउंट को यूज करके उन ऑनलाइन गेम को खेलेंगे तो ये नहीं मानेंगे कि आपने और अमाउंट डिपॉजिट किया, उस 5 लाख पे कोई अलग से जीएसटी नहीं पे करना, जो आपने इनिशियली 1 लाख डिपॉजिट किया था वही वैल्यू सप्लाई होगा बेटा। ओके, सेम इज द केस इन द केस ऑफ कैसीनो। आप कैसीनो में गोवा वगैरह बेटा, माहौल जबरदस्त शानदार, तो सर ऐसे केस में जब एंट्री लेते हो तब कैसीनो में जो आपने कॉइन, टिकट या आपने कोई भी चिप्स वगैरह जो लेते हैं ना बेटा हम लोग, तो जितना अमाउंट आपने पे किया है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू सप्लाई, उस पे 40% टैक्स अलग से लगेगा, और अगर जनवरी 26 है तो 28% टैक्स लगेगा बच्चों, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई अमाउंट आपने बाद में विड्रॉ किया, जो बच गया, जो कॉइन्स वगैरह बच गए, आपने दिए, वापस पेमेंट लिया, तो सर उसमें से आपको कोई जीएसटी का अमाउंट वापस से रिफंड नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वही वैल्यू सप्लाई होगा। और हाँ, अगर आप मान लो वहां पे गेम जीत गए और कुछ पैसा, कुछ कोइन आपको एक्स्ट्रा मिले और उसको यूज करके आपने वापस से गेम खेला, तो उसको वापस से वैल्यू में इंक्लूड करके वापस से जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, जो ओरिजिनली आपने अमाउंट जमा कराया था, डिपॉजिट किया था, वही वैल्यू सप्लाई है। क्लियर। इसका एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में रखा, जरूर सोल्व करिएगा, आरटीपी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देखिए बेटा आप लोग। आइए सर, रूल नंबर 32। सर रूल नंबर 32 में क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन सप्लाईज के लिए वैल्यू डिसाइड कर लिया कि इस तरह से वैल्यू निकलेगा। तो सर रूल नंबर 32(1) ने बोला, इन दी फॉलोइंग केसेस एट दी ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो वैल्यू इस तरह से डिटरमाइन कर सकता है। रूल नंबर 32(2) बोलता है, इन केस ऑफ मनी चेंजिंग सर्विसेज, ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स के लिए रूल दे रखा है। वहां बोल दिया क्या, देखो आप फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर के पास गए, डॉलर दिया आईएनआर लिया, या आईएनआर दिया डॉलर लिया, या वाइस वर्सा, जो भी काम आपने किया है, तो मनी दिया मनी लिया, इट्स नॉट अ सप्लाई एट ऑल, पर उसके लिए जो उसने कमीशन चार्ज किया होगा, ब्रोकरेज चार्ज किया होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, उसके लिए रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 में 2 ऑप्शन दिए। क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या, जो भी रेट उस ब्रोकर ने आपसे, जो मनी चेंजर ने आपसे चार्ज किया है, उसको आरबीआई रेफरेंस रेट से कंपेयर करेंगे, आरआरआर से कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो उसका कमीशन हो गया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर किसी करेंसी का आरआरआर, आरबीआई रेफरेंस रेट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज्ड इन आईएनआर, कितना करेंसी एक्सचेंज हुआ इन आईएनआर, उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड अगर सर आपने डॉलर दिया पाउंड लिया, मतलब नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज आईएनआर, तो ऐसे केस में दोनों करेंसी का आरआरआर यूज करके आप पहले आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, और दोनों में जो कम अमाउंट आ रहा है, लोअर, दोनों में जो कम अमाउंट आ रहा है आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी चार्ज्ड। क्लियर। इस तरह से आप पर ट्रांजैक्शन इस तरह का आप वैल्यू निकाल के टैक्स पे करेंगे। पर आपके पास एक ऑप्शनल स्कीम दे रखी है क्लोज नंबर बी में, और वो ऑप्शनल स्कीम अगर आपने ली है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते आप। तो सर ये ऑप्शनल स्कीम क्या है कि पर ट्रांजैक्शन आपको देखने का है कि ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर अगर अप टू ₹1 लाख है तो 1% ऑफ द अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पर सब्जेक्ट टू मिनिमम 250 पर ट्रांजैक्शन इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड सर अगर आपने जो करेंसी एक्सचेंज कराई है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में फर्स्ट 1 लाख पर 1% के हिसाब से 1000 तो ही है, 1 लाख से ऊपर जो जा रहा है उसका हाफ 0.5% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पर वो भी 10 लाख तक ही है। मतलब आपने अगर 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से बड़ा अमाउंट आपने एक्सचेंज करा है, तो ऐसे केस में 10 लाख पर कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट 1 लाख पे तो 1000 हो गया, नेक्स्ट 9 लाख पर 0.5 के हिसाब से 4500 हो गया, तो टोटल हो गया कितना 5500 ऑन फर्स्ट ₹10 लाख। 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट गया उसका 0.1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
और उस पे जीएसटी लगेगा, हाँ है ना, पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹60,000 पर ट्रांजेक्शन शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके मालिक, डन। ये हर ट्रांजेक्शन वाइज आपको कैलकुलेट करने का है। ओके मालिक, और अगर आपने ऑप्शन लिया तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्लियर, डन। ये था आपका रूल नंबर 32, सब रूल नंबर 2। आइए रूल नंबर 32, सब रूल नंबर 3 इज फॉर एयर ट्रैवल एजेंट। अगर आप एयर ट्रैवल एजेंट हो, एयरलाइंस नहीं, एयर ट्रैवल एजेंट हो, तो सर अगर आपने टिकट बुक कराया है तो बेसिक एयर फेयर जो होता है, बेस एयर फेयर जिस पे कमीशन कैलकुलेट होता है एयर ट्रैवल एजेंट्स का, बेसिक एयर फेयर का 10% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और इन केस ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट्स बेसिक एयर फेयर का 5% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी चार्ज्ड। सर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 4 बोलता है क्या, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। सर ध्यान दीजिएगा, सर वैसे मैं आपको बताता हूं, हम आगे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में हम पढ़ेंगे कि सर इंडिविजुअल्स के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस किया है तो सर उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया है, पर वो अगेन एप्लीकेबल है कब से, सर मई 26 एंड ऑनवर्ड्स। सर जनवरी 26 के लिए अभी भी टैक्सेबल है वो सर्विस, पर हाँ सर ग्रुप के लिए अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो अगेन टैक्सेबल है, भले मई 26 एग्जाम हो या कभी भी हो, इसलिए रूल तो रिलेवेंट है भाई हमारे लिए, भले ही मई 26 एग्जाम से। तो सर ध्यान दीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में वैल्यू सप्लाई क्या होता है, प्रीमियम चार्ज। तो अगर पूरी जो पॉलिसी है वो प्योरली रिस्क कवर की है, प्योरली इंश्योरेंस की है, वो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, तो ऐसे केस में ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। पर आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम है या सेविंग कम इंश्योरेंस स्कीम है, तो ऐसे केस में जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपने पे किया वो एंटायरली रिस्क कवर के लिए नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट का पोर्शन भी है। इसलिए वहां पे अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रिस्क कवर का अमाउंट अलग से दे दिया और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग से एलोकेट कर रखा है, तो जो रिस्क कवर का अमाउंट है वो वैल्यू सप्लाई हो गया, उस पर जीएसटी लगा देंगे। पर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये अमाउंट का एलोकेशन अलग अलग नहीं कर रखा, तो ऐसे केस में सर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अगर है तो 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी चार्ज। पर अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं है, नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में उसका हाफ मतलब 12.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज। क्लियर, डन। रूल नंबर 32(5) वेरी ब्यूटीफुल रूल, ये बोलता है क्या, इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, अगर आप सेकंड हैंड गुड्स का डीलिंग करते हो, यू आर अ ट्रेडर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो सेकंड हैंड गुड्स खरीदते हैं और उसको बेचते हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग और सच माइनर प्रोसेसिंग विच डू नॉट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में सर आपको ये स्कीम दिया है, ऑप्शनल स्कीम है, और आप ट्रांजेक्शन वाइज ये स्कीम में ऑप्शन चेंज कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप एक्चुअल जो सेल प्राइस है पूरी वैल्यू पे टैक्स पे करें या फिर ये रूल फॉलो करें। और ये रूल बोलता है क्या, आपका जो मार्जिन है उस पर टैक्स पे करें। मार्जिन मतलब सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बेटा, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो है वो लेस करे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा केवल उसी पे टैक्स पे करने का है। बस ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी जो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस आता है वो अगर वैल्यू निल नेगेटिव आती है तो वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिंस सेल प्राइस में से परचेज प्राइस लेस कर रहे हो और नेट वैल्यू पे आप जीएसटी पे कर रहे हो, इसलिए उस गुड्स के परचेज पे अगर आपने कोई जीएसटी पे किया था तो उसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। पर आईटीसी किसका नहीं मिलेगा, केवल उस गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया था उसी का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर बाकी सारे अदर इनपुट्स, सारे कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, इन सब का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, उसके लिए मना नहीं किया है। सर एक बात और ध्यान रखिएगा, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस ऑफ दैट गुड्स। क्लियर सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस नहीं किया है, इसीलिए बाकी सारे इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस सबका आपको आईटीसी मिलता है, वहां मना नहीं किया बेटा। और हाँ, अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स पे इनपुट टैक्स जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी लिया है तो ये रूल नंबर 32(5) आप फॉलो नहीं कर सकते हो। नॉर्मल सेल प्राइस से पूरा टैक्स पे करो, जो आईटीसी लिया उसको यूज करो, भारत माता की जय। ठीक है, अब सर मान लो सर कई बार क्या होता है, फाइनेंस कंपनी जो होती है वो डिफॉल्टिंग बोरोवर से गुड्स रीपर्चेज कर लेती है, तो सर ऐसे केस में जब गुड्स रीपर्चेज करके जब वो बाद में बेचेंगे तब वो रूल नंबर 32(5) अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो आएगा उस पे जीएसटी अगर उनको पे करना है तो सेल प्राइस तो जितने में बेचेंगे वो आएगा, परचेज प्राइस क्या होगी, क्योंकि उन्होंने तो गुड्स रीपर्चेज किया है, तो इसके लिए यह फॉर्मूला दे रखा है कि सर जो उसका ओरिजिनल परचेज प्राइस था माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, सर ये लेस करेंगे कब से, डेट ऑफ परचेज से। परचेज, ओरिजिनल परचेज का जो इनवॉइस डेट है वहां से लेके जब आप गुड्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे, मतलब रीपर्चेज कब किया उससे मतलब नहीं है, जब गुड्स को बेचेंगे वहां तक के क्वार्टर्स काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 5% पर क्वार्टर जितना आएगा वो आप ओरिजिनल परचेज प्राइस से लेस करना, ये आपकी परचेज प्राइस आ गई रीपर्चेज गुड्स की, सेल प्राइस से कंपेयर करना, जो डिफरेंस आएगा उस पर जीएसटी पे करने का है। क्लियर, डन। और हाँ ध्यान रखिएगा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पूरे जीएसटी में क्वार्टर का मतलब क्या है, सर
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, और नेक्स्ट इज योर होमवर्क। क्लियर, डन। दिस इज हाउ क्वार्टर्स हैज टू बी डिटरमाइंड। और हाँ, अगर डिफॉल्टिंग बोरोर अनरजिस्टर्ड है तो ये 5% वाला लगाने का। डिफॉल्टिंग बोरोर जैसे गुड्स रीपर्चेस किया, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो मैंने यहाँ नोट दिया हुआ है, जो यहाँ हिडन पॉइंट है मैंने नोट लिख के दे दिया आपके लिए। सर अगर वो डिफॉल्टिंग बोरोर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में उसका सर बिजनेस का असेट आपने रीपर्चेस किया, उसके लिए परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट हो गया, तो ऐसे केस में उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा और वैल्यूएशन मैकेनिज्म यूज करके वो वैल्यू लिखेगा बिल पे, और वही आपकी परचेज प्राइस हो जाएगी। उसको फिर सेल प्राइस से कंपेयर करके डिफरेंस अमाउंट जाएगा, वो वैल्यू सप्लाई होगा। पर अगर डिफॉल्टिंग बोरोर अनरजिस्टर्ड है तो जो ओरिजिनल परचेज प्राइस था उसमें से 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करके फिर आपकी परचेज प्राइस निकलेगी बेटा। आइए रूल नंबर 32(6) प्रैक्टिकली काम का नहीं पर फिर भी देख लीजिए। वाउचर्स, कूपन्स एटसेट्रा जो आपने दिए है उसका वैल्यू क्या होगा। उस वाउचर के 1000 रुपए का वाउचर था जो आपको 400 रुपए में बेच दिया सर, तो ऐसे केस में जब वाउचर रिडीम कराएंगे उससे अंडरलाइंग गुड्स और सर्विसेज कितनी की रिडीम होगी, 1000 की, तो 1000 इज द वैल्यू ऑफ वाउचर। वैसे वाउचर्स के ट्रांजेक्शन इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा एज पर सर्कुलर इशूड बाय द सीबीआईसी, इसलिए रूल भी काम का नहीं। पर कभी अगर मान लो आपके एग्जाम्स में स्पेसिफिक रूल का पॉइंट आ जाए तो ध्यान रखना अंडरलाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ कितने की है, 1000 रुपए की, तो 1000 इज द वैल्यू ऑफ वाउचर। क्लियर सर। आइए रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 7, यहां पे गवर्नमेंट को पावर दे रखा है टू नोटिफाई सम सर्विसेज, और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन ने आपस में सर्विसेज सप्लाई करी तो वहां पे वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, पर 8% कोई भी सर्विस नोटिफाई नहीं हुई हुई, इसलिए इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी नहीं है ना, आपको याद करने की जरूरत है बेटा। ओके, रूल नंबर 33 प्योर एजेंट वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, पूरा विद एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको, उसका एनालिटिकल इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको यहां दे रखा है सर। आइए कस्टम हाउस एजेंट वाला एग्जांपल मैंने यहां दे रखा है आपको बेटा। आइए बच्चों, सर एक सर्कुलर है पैसेंजर सर्विस, वही प्योर एजेंट वाला ही है सर। एयरलाइन टिकट जब आप बुक कराते हो, फ्लाइट टिकट जब बुक कराएंगे, देखना फ्लाइट टिकट के अंदर पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस अलग से चार्ज करी होती है एयरलाइंस ने आपसे। तो सर होता क्या है, ये पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फी जो चार्ज किया है, क्या ये एयरलाइंस का जो फ्लाइट टिकट है उसकी वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां बोल दिया क्या ये इंक्लूड नहीं होगा। दीज आर द चार्जेस व्हिच आर लेविड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। एयरपोर्ट अथॉरिटीज, एयरपोर्ट ऑपरेटर जो होते हैं, एयरपोर्ट लाइसेंसी जो होते हैं, वो लोग चार्ज करते हैं ताकि कस्टमर जो पैसेंजर होता है वो जब एयरपोर्ट पे आएगा उसको वेरियस फैसिलिटीज वहां पे एयरपोर्ट पे मिलती है साहब, तो उसके लिए पैसेंजर सर्विस फीस या यूजर डेवलपमेंट फी चार्ज करता है एयरपोर्ट ऑपरेटर। पर अब एयरपोर्ट ऑपरेटर एक एक पैसेंजर से तो ये बहुत कम अमाउंट होता है, एक एक पैसेंजर से तो ले नहीं सकता बेटा, इसलिए वो एयरलाइंस को बोल देता है क्या आप अपना टिकट का अमाउंट जब कस्टमर से लेंगे तभी ये हमारे बिहाफ पे कस्टमर से चार्ज कर लेना। तो ऐसे केस में एयरलाइंस आप एयरलाइन को जो ये पैसेंजर सर्विस फी और यूजर डेवलपमेंट फी दे रहे हो, आप उनको जो पे कर रहे हो वो एक्चुअली उनका सर्विस फी नहीं है, किसका है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का है। तो सर ऐसे केस में दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑफ द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर्स आर अवेलिंग सर्विसेज ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और डायरेक्टली उनको पे नहीं कर रहे, वो एयरलाइंस को पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। तो सर ऐसे केस में एयरलाइंस जब ये पैसेंजर सर्विस फी और यूजर डेवलपमेंट फी चार्ज कर रही है कस्टमर से, तो दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑफ द कस्टमर, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसको सर एयरलाइंस इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन दिस अमाउंट, बट यस एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट लाइसेंसी आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन दिस सर्विस चार्जेस, इन पे जीएसटी उन एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पे करना पड़ेगा। क्लियर, डन। सेकंड थिंग, एयरलाइंस क्या करती है भाई, एयरलाइन ने एयरपोर्ट ऑपरेटर को बोला कि भाई हम तुम्हारे बिहाफ पे ये फीस कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या समाज सेवा करने पैदा हुए क्या, हमारा भी तो कुछ कलेक्शन चार्जेस हमको देना पड़ेगा आपको। तो सर 5 रुपए पर पैसेंजर, में जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो भी कलेक्शन चार्जेस ₹5 पर पैसेंजर होता है नॉर्मली, आपको बता रहा हूं मैं नॉलेज के लिए, वट एवर इज द कलेक्शन चार्जेस जो एयरलाइंस कलेक्ट कर रही है एयरपोर्ट ऑपरेटर से, तो ऐसे केस में एयरलाइंस आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एयरपोर्ट ऑपरेटर्स रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ दीज फीस, तो उस पे दो जाती सर्विसेज सप्लाइड बाय एयरलाइंस टू एयरपोर्ट ऑपरेटर, उस पे जीएसटी लगेगा, वो एक अलग चीज है बेटा। प्लस सर जो कस्टमर है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे केस में सर फ्लाइट ने टिकट जो दिया होगा उस पे जो जीएसटी लगा है उसका भी आईटीसी उसको मिलेगा, और यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी जो एयरपोर्ट ऑपरेटर ने चार्ज किया है उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पैसेंजर ले सकता है अगर वो एलिजिबल है तो बेटा। क्लियर, डन। मालिक आइए रूल नंबर 34 रेट ऑफ एक्सचेंज। मालिक आपको पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आते हैं, इन पे भी जीएसटी के प्रोविजन लगते हैं। तो सर ऐसे केस में जब फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शन होते हैं तो व्हाट शैल बी द रेट ऑफ एक्सचेंज टू कन्वर्ट द करेंसी इनटू आईएनआर, क्योंकि जीएसटी तो आईएनआर में पे करना है ना यार। तो सर सर्विसेज के केस में बोल दिया गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपको रेट ऑफ एक्सचेंज निकालना पड़ेगा, किस दिन का, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था उस दिन का बेटा। सेकंड थिंग, अगर आप गुड्स के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सर सीबीआईसी फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स
रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई करती है, उसको बार बार चेंज भी करती रहती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त उन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दोज गुड्स के टाइम पर उस करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था एज पर सीबीआईसी, वो रेट ऑफ एक्सचेंज से आप क्या करेंगे, वैल्यू को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल के फिर जीएसटी पे करेंगे। आइए रूल नंबर 35, सर अगर कभी भी वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी है तो क्या करने का, रिवर्स कैलकुलेशन करके जीएसटी का अमाउंट अलग निकालेगा और जो अमाउंट आएगा बचा हुआ वो होगा क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सपोज आपसे 118 रुपये लिया, अलग से जीएसटी नहीं लिया, बोल दिया क्या ये इंक्लूडिंग जीएसटी है और 9% द रेट ऑफ सीजीएसटी, तो ध्यान रखिएगा 9% अगर सीजीएसटी लगाए तो इक्वली 9% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी भी लगा होगा, तो ऐसे केस में डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करके जो 100 रुपये आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, डन, कोई खास बात नहीं। इसी के साथ ये वैल्यूएशन रूल्स भी खत्म होते हैं। अब जो सीजीएसटी रूल्स के रूल नंबर 27 से 35 तक हमने पढ़े, प्लस एक सेक्शन नंबर 66 मैंने आपको यहां दे रखा है, स्पेशल ऑडिट का रेफरेंस यहां दे रखा है आपको। मैंने जब पढ़ाया था मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट कैन नेवर चैलेंज द प्राइस। जो कस्टमर को चार्ज किया है सप्लायर ने वो उसकी चॉइस है, उसका बिजनेस है यार, गवर्नमेंट कैन नेवर चैलेंज द प्राइस। पर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर को लगता है कि जो आपने वैल्यू डिक्लेयर किया है वो सही नहीं है, गड़बड़ है कुछ, या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया है वो एक्सेस लिया है, गड़बड़ लिया है, तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द कमिश्नर वो चाहे तो आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर वो आपके यहाँ पे आएंगे और स्पेशल ऑडिट करेंगे ये डिफाइन करने के लिए वैल्यू जो चार्ज किया वो सही है कि नहीं है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया वो सही है कि नहीं बेटा, क्लियर। अदरवाइज गवर्नमेंट कैन नेवर चैलेंज द प्राइस, क्लियर, डन। और अगर ये ऑडिटर आपके यहाँ पे आए हैं तो ये ऑडिट आपको कराना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि अदर एक्ट में आपकी ऑडिट होती है या नहीं होती है, और ये ऑडिट का जो खर्चा होता है वो डिपार्टमेंट ही पे करता है, कमिश्नर इसकी फीस फाइनल करता है बेटा, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, ये पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म होता है अब। और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज मैंने लिखा है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी अ ग्रेट पर्सन। मतलब कोई पहले से महान नहीं होता है, उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो महान बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए आपका वक्त है कर्म करने का, आपका वक्त है मेहनत करने का। छा जाओ पूरी दुनिया पर छाएंगे कब, जब अभी मेहनत करेंगे। ये वक्त है मेहनत करने का। सपने खूब देखो, पर जितने सपने आप देख रहे हो, जितने बड़े बड़े सपने आप देख सकते हो देख लो, पर उतनी ज्यादा मेहनत आपको अभी करनी पड़ेगी। लग जाओ पूरी तरह से, माहौल जबरदस्त शानदार बनना चाहिए। एंड आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर बनता है। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े एंड डू शेयर दिस लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। एंड सर कमेंट में जरूर अपना कुछ कमेंट लिख के हमको मोटिवेट जरूर करें, सो दैट हमको भी एनर्जी मिलती रहे और हम भी ये काम आगे बढ़ाते रहे, और आप लोगों के इस तरह, आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट जो एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए बहुत काम का है, वो लाते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू लॉट, टेक केयर। माहौल बढ़ाते रहिए, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े। जीत हमारी होगी, पर जीत के लिए हमको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और अभी करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।